नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बैक पेन की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताऊंगा। दवाएं शुरू करने से पहले, इस पे चर्चा करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैक पेन क्यों होता है, बैक पेन होने के क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, और बैक पेन में पेन के साथ और क्या क्या एसोसिएटिंग सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो साथियों, जो ये बैक पेन है ये बहुत कॉमन समस्या है। हर किसी को अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी बैक पेन की प्रॉब्लम रही होती है। ये प्रॉब्लम एक बार नहीं, बहुत बार ये प्रॉब्लम हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। ज़्यादातर जो बैक पेन के केसेस जो बढ़ती उम्र में बुजुर्गों में ज़्यादा ये केसेस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि बैक पेन क्यों होती है, क्या क्या इसके रीजंस रहते हैं। तो सबसे जो कुछ कॉमन रीजंस रहते हैं, तो सबसे कॉमन रीज़न है कि अगर आपको जो लोअर बैक है, वहाँ के जो वर्टिब्रा है, मसल्स है, लिगामेंट्स और टेंडन्स है, उनमें अगर किसी तरह की इंजरीज होती है या ब्लंट इंजरी बाहर हमें अगर कोई फोर्स के साथ कोई इंजरी रहती है तो उसके कारण हमें बैक पेन हो सकता है। मसल्स का ओवर यूज, ओवर स्ट्रेंड अगर मसल्स होते हैं तो ऐसी स्थिति में भी हमें बैक पेन हो सकती है। साथ में अगर हम सडन एंड ऑल कोई हैवी वेट को हम उठाते हैं तो उसके कारण भी जो स्प्रेन की कंडीशन बनती है वो भी बैक एक का कारण बन सकता है। सेकंड, अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो, इसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आती है। यानी आपकी जो हड्डियां है, आपके वर्टिब्रा है, वो वीक होने लगते हैं और इसके कारण भी वो दर्द होने के लिए प्रोन हो जाते हैं। इसके साथ कुछ डिजीज कंडीशंस रहती है, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की ही तरह एक कंडीशन है जिसमें वर्टिब्रास के अंदर वहाँ के मसल्स में हमें स्वेलिंग्स देखने को मिलती है, उसके कारण दर्द हो सकता है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस एक सिंपल इन्फ्लामेशन, आपका जो हमारे वर्टिब्रास के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है, ये वर्टिब्रास के अंदर होने वाली ये आर्थराइटिस है जिसको हम लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से जानते हैं। इसके कारण भी बैकएक हो सकता है। रप्चर्ड डिस्क या फिर प्रोलैप्स्ड डिस्क के कारण भी ये बैक पेन हमें एक्सपीरियंस हो सकती है। इसके साथ अगर किडनी में स्टोन हो, किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, इसके कारण बैक पेन हो सकता है। इसके साथ एंडोमेट्रियोसिस एक प्रॉब्लम है फीमेल में होने वाली, इसके कारण आपको बैक में पेन, आपके हिप रीजन में पेन हो सकता है और ये दर्द आपका थाई तक रेडिएट करता है। इसके साथ अगर परवेजाइनल डिस्चार्ज, जिसको हम ल्यूकोरिया या फिर वाइट डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं, ये किसी में बहुत प्रोफ्यूज और कोपियस होता है तो इसके कारण भी ये बैकएक हो सकता है। बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, तो जो एज है वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो बैकएक होना स्वाभाविक हो जाता है। इसका जो मेन रीज़न है, वियर एंड टियर और डिजेनरेटिव चेंजेस हमारे वर्टिब्रास के अंदर शुरू हो जाते हैं, तो ये एक मेन कारण बनता है। वैसे जो बैकएक है 50 साल के बाद या 60 साल के आसपास ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है, लेकिन आजकल न्यू जनरेशन में खान पान में बदलाव और जो हमारे लाइफस्टाइल के कारण ये अर्ली एज पे 30 या 30 के आसपास बैकएक होना शुरू हो जाता है। फिर अगर आपका ओवरवेट है, वजन ज़्यादा है, तो वजन ज़्यादा होने के कारण भी हमारा जो रीढ़ की हड्डी पे एक्स्ट्रा वेट और प्रेशर पड़ता है, ये भी बैकएक होने के लिए रिस्क फैक्टर है। अगर आपका पोस्चर प्रॉपर ना हो, जहाँ आपका वर्किंग प्लेस है, आपका काम करने की जगह है, अगर आप एकदम उठते हैं, बैठते हैं या हैवी वेट उठाने का आपका काम हो, प्रोफेशनल से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा काम है, हैवी वेट लिफ्टिंग का आपका काम है, तो इससे भी आपका बैकएक होने की ज़्यादा संभावना रहती है। प्रेगनेंसी के केस में बैकएक ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ स्ट्रेस और टेंशन, स्मोकिंग का ज़्यादा यूज़ करना, और कुछ केसेस में हम देखते हैं कि जेनेटिकली भी ये बैकएक रिलेटेड होती है। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स
दर्द के साथ साथ हमें और क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो दर्द हमें, अगर दर्द की बात करें तो डल पेन से बहुत सीवियर पेन तक हमें ये महसूस हो सकता है। और दर्द हमें सुबह के टाइम ज़्यादा स्टिफनेस के साथ ये पेन एक्सपीरियंस हो सकता है। चलते फिरते, उठते बैठते हम झुकते हैं, उस समय हमें यह दर्द ज़्यादा देखने को मिलता है। बैक में दर्द के साथ टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन रहती है। दर्द के साथ अक्सर स्टिफनेस देखी जाती है, जो मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा ये जो अकड़न है हमें देखने को मिलती है। ये कुछ सिम्टम रहते हैं। अगर आपका बैक एक का जो रीज़न है वो डिस्क प्रोलैप्स है या फिर डिस्क बल्ज है, इसके कारण फिर आपको सियाटिका की स्थिति बनती है, और जिसके कारण फिर नंबनेस, कोल्डनेस और क्रॉलिंग सेंसेशन या शार्प पेन आपको पूरे लंबर रीजन से शुरू होके हिप होते हुए पूरे आपके लोअर लिम्स तक ये दर्द हो सकता है। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथी मेडिसिन से आप कैसे कैसे बैक एक को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली दवा आती है रस्टॉक्स। बहुत कॉमन होम्योपैथी के अंदर यूज होने वाली ये दवा है। बैक एक, अगर आपको ठंड लगने के बाद सडन एंड ऑल, अगर आपको कोई ठंड लगती है, आप कोई काम कर रहे हैं, हैवी एक्सर्शन कर रहे हैं, आप सीने से तरतर हो रखे हैं, तो उसके बाद सडन एंड ऑल अगर आपको ठंड लगती है और ठंड लगने के बाद आपका ये दर्द शुरू हो जाता है, तो आप रस्टॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर आप ओवर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग के कारण स्प्रेन की स्थिति हो और उसके कारण अगर आपका ओवर यूज ऑफ मसल्स, इसके कारण अगर आपका बैक एक हो रहा हो, और बैक एक आपका, अगर आप बैठे हो, कोई पेशेंट आपको बताए, और पेशेंट जब उठता है, उठने के बाद जब वो मूव करना शुरू करता है, तो उस टाइम उसको टेम्परेरीली दर्द ज़्यादा हो जाता है। और जैसे जैसे वो ज़्यादा मूव करता है, आधा घंटा इससे ज़्यादा टाइम वो कंटिन्यूस अगर मूवमेंट में रहता है, तो उसको दर्द में अगर आराम मिलता हो तो आप रस्टॉक्स को निस्संदेह यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट मेडिसिन है, 30 या 200 पावर में आप इसको दिन में 2-2 घंटे के गैप में या फिर 4-4 घंटे के गैप में फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। अगली दवा है कैलकेरिया कार्ब। साथियों, होम्योपैथी के अंदर अगर रस्टॉक्स स्ट्रांगली इंडिकेटेड हो बैक एक के केस में, ज्वाइंट पेन के केस में, लेकिन अगर आपको कंप्लीट रिलीफ रस्टॉक्स के साथ अगर नहीं मिल पा रहा हो, तो आप फिर कैलकेरिया कार्ब को एज ए क्रॉनिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। सिम्टम भी ऑलमोस्ट बैक एक के केस में, ज्वाइंट के केस में सेम रहते हैं। कोल्ड लगने के बाद, ठंड लगने के बाद आपको दर्द होता हो, और पेशेंट एक्सट्रीमली चिली होता है। ऐसे केस में पेशेंट को ठंड, जो कोल्ड है, कोराइजा है, उसको एकदम सर्दी जुकाम होने की स्थिति बनती है। तो अगर उसको एग्स के लिए क्रेविंग है, हम देखते हैं कि जो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट है उसको अंडे खाने की तलब ज़्यादा होती है, लेकिन हार्ड बॉइल्ड एग्स के लिए अगर ज़्यादा क्रेविंग है तो डेफिनेटली आप कैलकेरिया कार्ब के साथ जा सकते हैं। इसको आप 1 ml पावर में 2 से 3 बूंदे आधा घंटे में इसको 3 डोजेज यूज करें, और 1 वीक के बाद या फिर इसको आप 1 महीने के बाद रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है ब्राइनिया अल्वा। इसमें अगर आपको, जब आप आराम करते हैं तो ऐसे में आपको बैक एक के केस में आराम मिलता हो, अगर आप मूव करना शुरू करते हैं, मोशन में आ जाते हैं, तो उस टाइम आपका दर्द ज़्यादा होता है। स्लाइट मोशन पे भी आपका दर्द बढ़ता हो, जैसे अगर आप बिस्तर में लेटे हैं, अगर आप करवट लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी स्लाइट मूवमेंट पे अगर आपका दर्द ज़्यादा टेम्परेरीली होता हो, तो ऐसे स्थिति में आप रस्टॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। 30 पावर में इसको भी आप दिन में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। अगली दवा है एकोनाइट। सडन एंड ऑल कोल्ड एक्सपोजर में, कोल्ड वेदर में या रेनी सीजन में अगर आपका एक्सपोजर होता हो और एकदम 1-2 घंटे के अंदर आपको एक शार्प पेन शुरू हो जाता है बैक में, तो आप एकोनाइट को यूज़ कर सकते हैं। एकोनाइट भी एक्यूट मेडिसिन है। इसको आप 30 या 200 पावर में दिन में 3 से 4 बार, 5 बार यूज़ कर सकते हैं। अगली दवा है आर्निका। आर्निका केस के अंदर हम देखते हैं कि अगर आपको बैक में कोई चोट लगी हो, आपका एक्सीडेंट हुआ हो, आप गिरे हो, पीठ के बल आपको चोट लगी हो, तो ऐसे स्थिति में एक्यूट केसेस में, फ्रेश इंजरीज में हम देखते हैं कि अगर आपको वहाँ पे ब्रूइस या सोर फील, कंट्यूजन की प्रॉब्लम हो, आपका खून वहाँ पे नीला
स्पॉट बने हुए इकट्ठा हुआ हो, हीमाटोमा की अगर समस्या होती है, इसमें क्या होता है कि आपका ब्लड वहाँ पे अकोमुलेट होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको चोट लगने के कारण जो दर्द है उसमें भी आपको राहत मिलेगी, साथ में जो एलिमेंट से इंजरीज की वो भी आपकी ठीक होगी। और क्रॉनिक केस में अगर आप सपोज करो गिरे हैं एक्सीडेंट में, अगर आपको बैक में चोट लगी है और साल 2 साल बाद, इसके लंबे समय के बाद अगर आपको वहाँ पे दर्द महसूस होता है, तो आप हार्निका को बिना किसी झिझक के यूज़ कर सकते हैं। इसको आप हाई पावर में 1 पावर या फिर 10 पावर में आप इसको आधा घंटे में 3 डोजेज यूज़ करें और उसके बाद जो इंडिकेटेड मेडिसिन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अगली दवा है कालीकार। इसमें क्या होता है कि आपको स्टिचिंग पेन है, मॉर्निंग टाइम में जो अर्ली मॉर्निंग है 3 से 4 बजे के बीच में सुबह अगर आपको दर्द ज़्यादा होता हो, बैक में स्टिफनेस ज़्यादा बढ़ती हो, सोर फीलिंग होती हो, वीकनेस आपको ज़्यादा होती हो, साथ में पसीना ज़्यादा आता हो, तो आप काली कार्ब को यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप 200 पावर में दिन में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, साथ में आपको पाइल्स की दिक्कत है, बवासीर की प्रॉब्लम के साथ कॉन्स्टिपेशन है और साथ में आपको बैक एक हो रही हो, तो आप एस्कुलस को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत एक्यूट पेन महसूस होता है और दर्द के कारण आपका बैठना मुश्किल हो जाता है, दिन भर आपको खड़े रहना पड़ता हो दर्द के कारण। ये स्थिति अगर है तो आप एस्कुलस को 30 पावर में या फिर 200 पावर में दिन में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर सेक्सुअल इंडल्जेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण अगर आपको बैक एक हो रहा हो, वीकनेस की स्थिति ज़्यादा बन रही है, तो आप सिम्फाइटम 1 पावर में दिन में 3 से 4 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। अगली दवा है कि हाइपेरिकम। इसके केस में क्या होता है, अगर आपकी नर्व इन्वॉल्वमेंट है, नर्व में कहीं प्रेशर है, आपका जो नर्व रूट कंप्रेस हो रहे हैं, उसके कारण अगर आपको दर्द हो रहा हो, न्यूरल्जिया की प्रॉब्लम है, तो आप हाइपेरिकम को 1 पावर में दिन में 3 से 4 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर एक दवा आती है सल्फर। सल्फर के केस में पेशेंट को मूव करना मुश्किल होता है, खड़े रहना मुश्किल होता है, पेशेंट को खड़े खड़े चलना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा झुक के स्टूप से वो चलना उसको पड़ता है। डैम्प कोल्ड वेदर में उसको एम्ब्यूलेशन मिलती है और गर्मी में उसको दर्द ज़्यादा होती है। याद रखें, ठंड में उसको थोड़ा सा दर्द में राहत मिलती हो और गर्मी में उसको दर्द ज़्यादा पड़ता हो, और साथ में उसका जो दर्द है लंबर वर्टिब्रा से शुरू होकर आपका पूरा होल आपके सैक्रम में टेल बोन तक बिल्कुल एंड तक जाता हो, और साथ में स्वीट्स के लिए क्रेविंग हो, बर्निंग सेंसेशन आपको, स्पेशली बर्निंग पेन आपको बैक में, और हीट फ्लशेस और बर्निंग सेंसेशन आपको पैरों के अंदर, तले में और पाम में ये महसूस होती है, तो आप सल्फर को यूज़ कर सकते हैं। सल्फर 1 पावर में 2 से 3 बूंदे वीकली या फिर मंथ के बाद इसको आप रिपीट कर सकते हैं। फिर मेडिसिन आती है पल्सटिला। ये बहुत डेलिकेट पेशेंट है, ज़्यादातर फीमेल में बीपी की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, एकदम मूड चेंज होता है, और दर्द में उसको जब वो सोता है उसके बाद उसको राहत मिलती है। अगर रेस्ट करता है पेशेंट तो उस स्थिति में उसको दर्द में आराम मिलता हो, और बाहर जब वो जाता है ओपन एयर में तो उस स्थिति में उसको आराम पड़ता हो, तो आप पल्सटिला को यूज़ कर सकते हैं। पल्सटिला जब भी आपने यूज़ करनी है 30 और 200 पावर के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और फ्रिक्वेंटली इसको आप 2-2 घंटे में, 4-4 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। फिर एक मेडिसिन आती है सीपिया। सीपिया में आपने ध्यान देने की बात यह है कि बैक एक आपका कम होता है अगर आपको बेल्चिंग या इरेक्टेशन, डकार आने पे अगर आपको टेम्परेरी दर्द में रिलीफ मिलता हो तो आप सीपिया को सोच सकते हैं। साथ में जो लेडीज़ मेनोपॉज में एंटर कर चुकी होती है और उनको बैक एक की समस्या है, जॉइंट पेन, मसल्स पेन उनको शुरू हो गए होते हैं, हॉट फ्लैशेस की समस्या है, तो आप सीपिया को यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट चिली होता है, और इसमें क्या होता है कि आप अगर इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे आपको बैक एक ठीक होगी, और साथ के साथ आपके जो मेंस्ट्रुअल, जो आपको मेनोपॉज से जो दिक्कत आ रही है, मेनोपॉजल सिंड्रोम के कारण जो हॉट फ्लैशेस है, चिड़चिड़ापन है, ये सारे सिम्टम भी आपके इस मेडिसिन को यूज़ करने से ठीक होंगे। फिर मेडिसिन आती है मैगफोस। मैगफोस के केस में
अगर आपको गर्म सिकाई से, गर्म बॉटल अगर आप बैक पे रख रहे हैं, उससे सिकाई कर रहे हैं, तो उससे अगर आपको दर्द में आराम मिलता हो तो आप मैगफॉस को यूज़ कर सकते हैं। बायोकेमिक मेडिसिन है, टैबलेट के अंदर अपने यूज़ करनी है तो 6x में आप 4-4 गोलियां दिन में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। 30 और 200 पावर में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसको भी आप 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। फिर नेट्रोम्यूर एक मेडिसिन आती है, इसमें पेशेंट को इन जनरल सॉल्ट के लिए क्रेविंग ज़्यादा रहती है, पेशेंट एनीमिक हो सकता है, और साथ में पेशेंट को हार्ड प्रेशर से बैकएक के केस में रिलीफ मिलता हो, पेशेंट हार्ड बेड पे लेटना पसंद करता है, तो इससे उसको दर्द में आराम मिलता हो, तो ऐसे स्थिति में आप नेट्रोम्यूर को यूज़ कर सकते हैं। 1 पावर में इस दवा को भी आप आधा घंटे में 3 बार यूज़ कर सकते हैं, 3 डोजेज। उसके बाद फिर आप वीक के बाद या फिर आप मंथ बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है कि अगर आपका जो वर्टिब्रास है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपका वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो रहे हैं, बोनिस पर बाहर को डेवलप हो रहे हैं, उसके कारण वहाँ पे आपको दर्द हो रहा हो, और साथ में ये दर्द आपका लंबर एरिया से सैक्रम तक, टेल बोन तक जाता हो, बिल्कुल लास्ट तक, तो इसको, और रेस्ट पे अगर आपका दर्द ज़्यादा होता हो, जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको बैक एक ज़्यादा हो रहा होता हो, और जब आप गर्म सिकाई करते हो, गर्म पानी की बोतल रखते हो, इससे अगर आप हॉट वाटर फर्मेंटेशन से आपको अगर रिलीफ मिलता हो तो तब आप कैलकेरिया फ्लोर को यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आपने टैबलेट में यूज़ करना है तो 3x या 6x पावर में इसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 से 4 बार, 30 या 200 पावर में आप इसकी 2 से 3 बूंदें, या फिर इसको 5 से 7 ग्लोब्यूल्स आप दिन में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो को भी लाइक शेयर करें, और कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।